हेलो एवरीवन। अपन लास्ट लेक्चर्स के अंदर जीओसी के अंदर रेजोनेंस की बात अपन ने कर ली थी, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। अपने जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, इंडक्टिव के बाद अपन ने मीजोमेरिक इफेक्ट उठाया था, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन अपन ने ये बात कही थी कि रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पहले अपने को रेजोनेंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पे भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता था वहाँ अपन अप्लाई करते थे। उसी तरह से रेजोनेंस की भी अपनी कंडीशन है, रेजोनेंस इफेक्ट की अपनी कंडीशन है कि जहां भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा उन्हीं जगह आप रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अपन ने पहले रेजोनेंस के बारे में पढ़ा कि रेजोनेंस किन मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है और कैसे देखा जाता है, क्योंकि जब अपन ये सीख जाएंगे देखना कि रेजोनेंस होता कहाँ है, वहीं अपन अप्लाई करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट को। आई बात समझ में? इसलिए अपन ने पहले रेजोनेंस के बारे में पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था। अब देखो, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो वही, जहां रेजोनेंस होगा वहीं पर रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई होगा। इसको इंडक्टिव से कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं। इंडक्टिव के बारे में अपन ने ये कहा था कि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, जबकि हमें पता है रेजोनेंस के अंदर कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यानी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्केलेटन कैसा रहेगा वैसा का वैसा रहेगा। जिस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को अपन ने दो पार्ट के अंदर पढ़ा था, प्लस आई और माइनस आई, उसी तरह से रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है, जिसे अपन प्लस एम या प्लस आर या फिर माइनस एम या फिर जिसे अपन माइनस आर से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? देखते हैं दोनों इसके टाइप्स की। एक वही माइनस एम या फिर जिसे आप माइनस आर इफेक्ट भी कह सकते हो, दूसरा प्लस एम या जिसे आप प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हो। सही है? देखो, माइनस ही याद करो। माइनस आई के अंदर अपन ने ये बात कही थी कि जब भी माइनस आई इफेक्ट अप्लाई होता है तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती थी। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता था माइनस आई के अंदर और कार्बन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट होती थी और कार्बन चेन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता था। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कौन से शिफ्ट होंगे? इस बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बार शिफ्ट होंगे, कार्बन चेन से दूर जाएंगे और कार्बन चेन में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है? तो मैं इसकी डेफिनेशन में क्या ले सकता हूं? ड्यूरिंग दिस इफेक्ट pi electron density decreases in कार्बन चेन। यहां कार्बन चेन के अंदर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ये कार्बन की चेन है। अब देखो, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी रेजोनेंस की कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग सकता है? रेजोनेंस इफेक्ट लग सकता है। देखो कैसे, मूवमेंट कराओ। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एक पाई दूसरे पाई की तरफ जाता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, अपन ने बात की थी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे यहाँ पर। तो देखो, आपको जो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। सही है? तो कार्बन चेन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो अभी अपन ने कहा है कि ड्यूरिंग दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन कार्बन चेन। आई बात समझ में? तो अगर कार्बन चेन में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, -r या फिर -m इफेक्ट। जस्ट उल्टा +m की बात करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या लिखेंगे अपन, ड्यूरिंग दिस इफेक्ट pi electron density increases in कार्बन चेन। अगर एक एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये कार्बन की चेन, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल सिंगल, और ये आ गया लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन। सही है, रेजोनेंस की कंडीशन प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। कैसे कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट शो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता करो कौन किसकी तरफ मूव करेगा। लॉन पेयर मूव करता है पाई बॉन्ड की तरफ, तो जैसे ही ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। सही है, नेक्स्ट बनेगी C- डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, और कौन से इलेक्ट्रॉन आगे आए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही तो आगे आए हैं, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है। और जहाँ पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, वहाँ पे इफेक्ट कौन सा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। और चूंकि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए अपने उसको क्या नाम दिया है, +m या फिर +r इफेक्ट। तो सेम इंडक्टिव के जैसे ही है, बस वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का खेल है, जबकि रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज्ड होते हैं। कार्बन चेन से दूर जाए तो माइनस, और कार्बन चेन की तरफ आए तो +m या फिर +r इफेक्ट अपन उसे कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट वही एग्जांपल्स कि कौन शो करता है -m और कौन शो करता है +m या फिर +r इफेक्ट। बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ -m या फिर -r इफेक्ट। सेम अपन वही इंडक्टिव से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे इसका। इंडक्टिव के अंदर -i के अंदर एग्जाम्पल सबसे पहले देखा था कैटायन का, यहाँ पे भी सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिखेंगे जो -m या -r इफेक्ट शो करेगा वो होंगे कैटायन। बट एक खास बात होगी उन कैटायन के अंदर, वहां पर -i के अंदर सारे कैटायन -i इफेक्ट शो कर सकते थे, लेकिन -m इफेक्ट के अंदर सारे कैटायन -m इफेक्ट शो नहीं करेंगे। केवल वही कैटायन -m इफेक्ट शो करेंगे जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो कैटायन कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल, जिन कैटायंस में खाली कक्षक होंगे वही कैटायन रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि -r इफेक्ट शो करेंगे। देखो ऐसा क्यों, जब अपन ने कॉन्जुगेशन की बात की थी तो वहां पे अपन ने ये बात की थी कि पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में भाग लेगा अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अपन ने एक नाइट्रोजन वाला एग्जांपल भी किया था NH3+, जहाँ पे कॉन्जुगेशन की कंडीशन थी लेकिन मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं कर रहा था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जाएंगे तो नाइट्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस की कंडीशन होने के बावजूद भी वहाँ पे रेजोनेंस शो नहीं होगा। तो जितने भी कैटायंस हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, हालांकि उनमें कंडीशन प्रेजेंट होगी, लेकिन चूंकि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के समय, तो फिर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से नई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी, नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी, जिस वजह से अपन कहेंगे कि उनके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो केवल वही कैटायन ये इफेक्ट शो करेंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। एग्जांपल की बात करूं, CH2+, PH3+, PR3+, BX3+, etc. नोट
अगर मैं बात करूं NH3 प्लस NR3 प्लस NX3 प्लस, तो ये तीनों -m या फिर -r इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ये केवल और केवल कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? -i इफेक्ट ये शो करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सारे कैटायन -m की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जिनके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये कंडीशन फॉलो होगी, वो ही केवल रेजोनेंस शो करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। सेकेंड, अब वापस वही सेम है, ऑल A double bond B, A triple bond B, containing molecules जहाँ पर En of B ज़्यादा होनी चाहिए En of A से। एग्जाम्पल वही NO2 CHO CN etc. Third, all electron deficient species containing vacant orbital, सारी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे तो कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे? -m या फिर -r। एग्जाम्पल बोरॉन फैमिली के मेंबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बिहेव करेंगे एज ए -m या फिर -r। तो ये मेजर आपके पास 3 कैटेगरीज हैं जो कि कौन सा इफेक्ट शो करेगी आपके -m और फिर -r। -i के अंदर यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा वाली कैटेगरी आती थी, कार्बन से ज़्यादा En रखने वाली, वो कैटेगरी यहाँ पे नहीं आई है। देखो हेलोजन मैंने यहाँ पे एक भी एग्जांपल में नहीं लिखा है, ध्यान रखेंगे हेलोजन्स का। हेलोजन -i के अंदर आ रहे थे लेकिन -m के अंदर नहीं आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे, बात करेंगे उसकी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इन तीनों कैटेगरीज में सबका -m इफेक्ट सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इनके -m इफेक्ट की पावर सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी, किसी की ज़्यादा और किसी की कम। जैसे -i की पावर चलती थी, वैसे के वैसे सेम -m की पावर भी चलेगी। बात करते हैं नोट फर्स्ट, -m या फिर -r पावर, यानी -m और -r की क्षमता का क्या ऑर्डर चलेगा? सबसे पहले नंबर आएगा कैटायन वाली कैटेगरी का, उसके बाद A डबल बॉन्ड B, A ट्रिपल बॉन्ड B कैटेगरी का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का। आई बात समझ में? नोट सेकंड, if all examples are from सेम कैटेगरी, अगर एक ही कैटेगरी से एग्जांपल आ जाए, यानी सारे कैटायन आ जाए, या A डबल बॉन्ड B ट्रिपल बॉन्ड B, या सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पर जो -m या फिर -r पावर का ऑर्डर चलेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही बात समझ में? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अरेंज करना है माइनस या फिर माइनस आर की ऑर्डर में। सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी से है। सबसे पहले नंबर आएगा कैटाइन का, इसका मतलब सबसे पहले CH2 पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड बी ट्रिपल बॉन्ड बी, और NO2 अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन माइनस M होता है। जैसे माइनस R बेहतरीन होता था वैसे ही माइनस I बेहतरीन होता था, उसी तरह से माइनस M भी क्या होगा अपना बेहतरीन होगा। NO2 फिर साइनाइड और उसके बाद नंबर आएगा BH2। सही है। और एग्जांपल्स की बात करूं, वही माइनस M या फिर माइनस R का ऑर्डर बताना है आपको। सबसे पहले कैटायन, दो कैटायन है PH3 और PX3, दोनों में फॉस्फोरस है, EN भी सेम हो जाएगी। याद करो एग्जांपल NH3 और NX3 प्लस वाला जो इंडक्टिव में अपन ने किया था। यहाँ पे 3 हैलोजन, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इसका विड्रॉइंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कैटाइंस में किसका नंबर आएगा पहले PX3 प्लस का, फिर PH3 प्लस का। ए डबल बॉन्ड बी कैटेगरी में NO2 बेहतरीन, तो नंबर आएगा NO2 का, फिर नंबर आएगा CHO का। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइनस M और माइनस R, प्लस M या फिर प्लस R इफेक्ट। याद करो प्लस I के अंदर सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आती थी, एनाइंस की। यहाँ पे भी ऑल एनाइंस, एग्जाम्पल O माइनस NH माइनस। सही है। वहाँ सेकेंडरी कैटेगरी थी एल्किल रेडिकल्स की, वो कैटेगरी यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि कार्बन एल्किल रेडिकल उनके पास किसी तरह की कोई कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं होती, तो वो यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं आएंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे ऑल स्पीसीज कंटेनिंग लॉन पेयर। सारी स्पीसीज जिनके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होता है किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, प्लस M या फिर प्लस R। देखो इस कैटेगरी के अंदर अब कौन कौन आने वाले हैं। सबसे पहला हैलोजन्स, उसके अलावा जितने भी लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हैं आपके पास, चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, चाहे OR आ जाओ, NR2 आ जाओ, जिनके पास भी लॉन पेयर प्रेजेंट होगा वो सारी किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, प्लस M। ये वो कैटेगरी थी जो I के अंदर माइनस में आ रही थी, यानी विड्रॉइंग में आ रही थी, और रेजोनेंस के अंदर रिलीजिंग में आएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, अपने लॉन पेयर देंगे। जबकि वहाँ पे वो अपनी हाई EN की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे सिग्मा बॉन्ड के, अब लॉन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर प्लस M या प्लस R पावर की बात करूँ, वही सबसे पहले एनाइंस और फिर लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। सेकंड नोट, if all are from same category। अगर एग्जांपल सेम कैटेगरी से आ जाए
यानी सारी एनाइंस आ जाएं या फिर सारे ही लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आ जाएं, तो देखो क्या होगा, -m और -r En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, तो अब +m या फिर +r क्या हो जाएगा, En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चलेगा इनका ऑर्डर्स। कुछ एग्जांपल, ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग। सबसे पहले एनाइंस, एनाइन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एनाइन हैं, यानी ये दोनों तो पहले आएंगे। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, En से चेक कर लो सेम कैटेगरी में, जिसकी En कम उसका +r ज़्यादा। En किसकी कम होगी, नाइट्रोजन की, सबसे पहले नंबर आएगा NH- का, फिर O- का। सीधी सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन देने हैं तो En कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। आई बात समझ में? रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, केमिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए, तो चीज़ें आसान हो जाती है याद रखने में। सेकंड कैटेगरी है A+B, ये CHO मेरे को दिख रहा है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, A+B। उसके बाद हेलोजेंस दिख रही है, हेलोजेंस के अंदर भी 2 हेलोजेंस आ गई, सेम कैटेगरी, En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लोरीन ब्रोमीन में से ब्रोमीन की En होगी कम, तो उसका +r इफेक्ट होगा ज़्यादा, Br, ये मेरा Cl। सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिया SO3H चलो बनाते हैं ऑर्डर। सबसे पहले A+B वाली कैटेगरी दिख रही है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये SO3H की स्ट्रक्चर है, सही है। तो ये दोनों सेम कैटेगरी है, A+B वाली कैटेगरी, लेकिन यहाँ देखो 2 A डबल है जबकि वहाँ पर एक है, इसका मतलब सबसे पहले नंबर किसका आएगा, SO3H, और फिर नंबर आएगा CHO का। अब ये लॉन पेयर वाली कैटेगरी आ गई, और लॉन पेयर वाली सेम कैटेगरी में En देखी जाती है, एलिमेंट्स की En ग्रुप के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होती है, ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर बात कर रखी है। तो क्लोरीन OH NH2 में एलिमेंट है क्लोरीन, तो उसकी En होगी हमेशा ज़्यादा, तो चला जाएगा सबसे पीछे। और OH और NH2 में ग्रुप वाली कैटेगरी है, En किसकी कम होगी, NH2 की, तो नंबर आएगा सबसे पहले NH2 OH। ये मत कह देना कि ऑक्सीजन की En ज़्यादा होती है, एलिमेंट और ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हो, उसका अपन ने बात कर रखी है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि एलिमेंट की En हमेशा ही ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप ये एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, सही है। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज आती है आपके पास, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कि +m और -m दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, अपन एक बार उनकी बात कर लेते हैं। Species shows both +m या फिर -m इफेक्ट।
सबसे पहला इसमें नंबर आएगा आपके पास SO2H का। सेकंड नंबर आएगा आपके पास नाइट्रोसो NO का। थर्ड नंबर आएगा एल्कीन का। और फोर्थ नंबर आएगा फेनिल का। देखो कैसे, सल्फर के पास लॉन पेयर है, सही है। ये ऑक्सीजन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाएंगे। तो इस SO2H का कौन सा इफेक्ट हुआ, खींचा है ना, इसलिए इसका इफेक्ट हो गया -M। लेकिन देखो इसके पास लॉन पेयर भी है, अगर ये लॉन पेयर डोनेट कर दे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले जाएंगे। तो इस बार लॉन पेयर डोनेट किए हैं, इसलिए इफेक्ट कौन सा हो गया, +M। दोनों तरह के इफेक्ट हो गए। दोबारा देखो, S डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में है पाई सिग्मा पाई, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच ले तो फेनिल को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी कि इस SO2H ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो -M इफेक्ट। और इस बार अगर ये लॉन पेयर दे दे एक दूसरी कंडीशन में तो फेनिल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, तो SO2H का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस। सेम वही बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ, तो फेनिल में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। NO ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसका मतलब NO का कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस। और अगर ये हो जाए कि नाइट्रोजन लॉन पे डोनेट कर दे तो ये फेनिल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो इस बार NO का कौन सा इफेक्ट हुआ, लॉन पे डोनेट किए हैं तो +M की कैटेगरी में जाएगा, सही है। एल्कीन की बात करें, अब देखो डबल सिंगल डबल, दो पाई कॉन्जुगेशन में, और जब दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो जिसकी EN ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अगर EN सेम हो तो कोई भी किसकी तरफ जा सकता है। अगर एक बार मैं ये मान लूँ कि ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ चले गए तो इनको एल्कीन की तरफ जाना पड़ेगा, तो इस एल्कीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इनका -M इफेक्ट हो गया। लेकिन किसने कहा कि वो ही पाई बॉन्ड आगे जा सकता है, वो पाई बॉन्ड बेंजीन की तरफ आ नहीं सकते। तो अगर इस बार नेक्स्ट एग्जांपल में ये पाई बॉन्ड फेनिल रिंग की तरफ आ जाए और फेनिल में इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले जाएं, तो इस बार एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, +M, सही है। उस पर बात करता हूं, अगर इस फेनिल से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इस फेनिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, देख लो, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो है, एक पाई बॉन्ड दूसरे की तरफ जाएगा। तो अगर नीचे वाली फेनिल के पाई ऊपर वाली फेनिल की तरफ जा रहे हैं तो मैं कहूंगा ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ऊपर वाले का कौन सा इफेक्ट हो गया, -M, और नीचे वाले ने दिए हैं तो चूंकि नीचे वाले का +M हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अपन तो एक का कंपैरिजन कर रहा है क्योंकि बेंजीन को अपन कॉमन रख रहे हैं, वो तो उससे पता चल जाएगा। अब किसने कहा कि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन खींच ही सकती है, दे नहीं सकती। अगर ऊपर वाले अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इस बार नीचे वाले में पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस बार ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका कौन सा इफेक्ट हो गया, +M, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लिए तो उसका माइनस। तो देख लो फेनिल +M और -M दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल SO2H, NO, एल्कील और फेनिल, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो प्लस और माइनस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये सामने किससे जुड़े हुए हैं, जिससे ये जुड़ जाते हैं उसका जो इफेक्ट होता है उसका उल्टा इफेक्ट इनके द्वारा शो किया जाता है। सामने वाले का इफेक्ट प्लस हो
तो ये माइनस की तरह बिहेव करेंगे। सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को लेने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सामने वाले को देने पड़ेंगे। तो जो भी इफेक्ट चलेगा वो उल्टा चलेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपन ये रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। तो अपन ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया और रेजोनेंस इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लिया, उनके एग्जांपल में क्या वेराइटीज़ है उसके बारे में पढ़ लिया, और कुछ नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली। तो ये थ्योरी पूरी पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई बात समझ में? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें।